देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और मुंबई की राजनीति में एक बार फिर उबाल चरम पर है। बीएमसी चुनाव 2026 भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी पारा अभी से हाई हो चुका है। मेयर की कुर्सी को लेकर शुरू हुई चर्चा अब सड़क, पानी और विकास से निकलकर सीधे पहचान, धर्म और वोट बैंक की लड़ाई में तब्दील हो गई है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का हिजाब वाला बयान हो या फिर शिवसेना का मुंबई का मेयर मराठी होगा, ये दावा हो, हर बयान चुनावी रणभूमि में नई लकीर खींच रहा है। इस बीच मुंबई की राजनीति में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह इस बार शिवसेना यूबीटी से अलग होकर बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। 1992 के बाद पहली बार कांग्रेस मुंबई में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में है। पार्टी को भरोसा है कि दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग एक बार फिर कांग्रेस की ओर लौट सकते हैं और इसमें राहुल गांधी फैक्टर अहम भूमिका निभा सकता है। तो दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या बीएमसी चुनाव 2026 धर्म और पहचान की राजनीति तय करेगी या कांग्रेस का अकेले उतरना मुंबई की सियासत का पूरा गणित बदल देगा? इन्हीं सवालों के साथ देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, बता दें कि मुंबई की सबसे ताकतवर कुर्सी बीएमसी का मेयर पद। बीएमसी चुनाव 2024 भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासत की आंच अभी से उफान पर है। यह चुनाव अब सिर्फ सड़क, पानी और टैक्स तक सीमित नहीं रहा। यह पहचान, धर्म, जाति और सत्ता की राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। चिंगारी लगी है एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के एक बयान से। पठान ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला मुंबई की मेयर बनेगी। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए सवाल उठाया है कि अगर देश में समानता है तो पठान, खान, अंसारी, शेख या कुरैशी मेयर क्यों नहीं बन सकते? यह बयान सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि बीएमसी चुनाव से पहले एक साफ सियासी संदेश माना जा रहा है। तो वही दर्शकों, बयान आते ही शिवसेना यूबीटी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने साफ शब्दों में कहा है कि मुंबई का मेयर मराठी हिंदू ही होगा। वे यही नहीं रुके, एआईएमआईएम पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठाकर बीजेपी की मदद कर रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि यह राजनीति पाकिस्तान, बांग्लादेश में जाकर आजमाइए। तो वही दर्शकों, इस बहस के बीच आंकड़े भी सामने लाए जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई में करीब 61% हिंदू और 25% मुस्लिम आबादी है। हर दल इसी जनसांख्यिकी को अपने अपने तरीके से बुनाने की कोशिश में जुटा है। कोई पहचान की बात कर रहा है तो कोई वोट बैंक की गणित बिठा रहा है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने विवाद को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की। उन्होंने याद दिलाया कि देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे बड़े पदों पर मुस्लिम रह चुके हैं। ऐसे में इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तूल देना ठीक नहीं है। लेकिन सियासी आग तब और भड़क उठी जब राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के बाद दावा किया कि मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। इसके बाद बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दर्शकों, इसी गर्म माहौल के बीच मुंबई की राजनीति में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वह बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। शिवसेना यूबीटी से अलग होकर अपने दम पर मैदान में उतरने का उन्होंने फैसला लिया है। कांग्रेस का भरोसा है मुंबई के दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग एक बार फिर उसके साथ खड़े होंगे। ऐसे में दर्शकों, आपको ये भी याद दिला दे कि कांग्रेस ने आखिरी बार 1992 में बीएमसी चुनाव जीता था। तब पार्टी की कमान मुरली देवड़ा के हाथ में थी और गठबंधन था आरपीआई यानी आठवले के साथ। लेकिन जीत के बावजूद कांग्रेस पूरे 5 साल सत्ता में नहीं रह सकी। अंदरूनी टूट फूट हुई और महापौर की कुर्सी शिवसेना के हाथ चली गई। 1997 से लेकर अब तक बीएमसी पर शिवसेना का दबदबा बना रहा। ऐसे में कांग्रेस के इस फैसले के पीछे हाल के लोकसभा और विधानसभा चुनाव का कड़वा अनुभव भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन के बावजूद मुंबई से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली। उत्तर मध्य मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ की जीत भी बेहद मुश्किल रही। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बार बार सीट बंटवारे का नुकसान झेलना पड़ा। तो वही मुंबई कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि आज के राजनीतिक माहौल में दलित, वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग बीजेपी के मुकाबले राहुल गांधी को सबसे मजबूत विकल्प मानता है। कांग्रेस का आकलन है कि मुस्लिम वोट बैंक सिर्फ उद्धव ठाकरे की वजह से नहीं, बल्कि राहुल गांधी की राजनीति के कारण भी महाविकास आघाड़ी के साथ गया था।
अब पार्टी को भरोसा है कि अकेले चुनाव लड़कर वह बीएमसी में एक मजबूत तीसरा स्तंभ बन सकती है। तो दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या पहचान और धर्म की राजनीति बीएमसी चुनाव का एजेंडा तय करेगी या कांग्रेस का अकेले उतरना मुंबई की सियासत में नया संतुलन बनाएगा? एक बात तो तय है, बीएमसी चुनाव 2026 सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं होगा, यह मुंबई की सत्ता, पहचान और भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बनने जा रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई की सियासत इस वक्त उफान पर है। बीएमसी चुनाव 2026 जैसे जैसे करीब आ रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति में बयान नहीं, बारूद फट रहा है। सेना भवन से उद्धव ठाकरे ने ऐसा सियासी ऐलान किया है जिसने बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक की बेचैनी बढ़ा दी है। उद्धव ठाकरे का सीधा आरोप, बीजेपी ने हमें इस्तेमाल किया, कांग्रेस के साथ भी अनुभव कड़वा रहा और इसी के साथ मराठी अस्मिता के नाम पर MNS के साथ गठबंधन को उन्होंने बताया भावनात्मक और ऐतिहासिक लड़ाई। तो उधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने बीएमसी का पूरा चुनावी गणित बदल दिया है। कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी अब साथ है। 227 वार्ड वाली बीएमसी में 62 सीटों पर वंचित चुनाव लड़ेगी और यह गठबंधन सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं तक जाएगा। यानी एक तरफ ठाकरे बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई, दूसरी तरफ कांग्रेस वंचित का नया सामाजिक समीकरण और इस बीच मराठी अस्मिता, वफादारी, टिकट, दल बदल और सत्ता की जंग। सवाल बड़ा है, क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना को फिर से खड़ा कर पाएंगे? क्या नया गठबंधन बीजेपी शिंदे गुट के लिए खतरा बनेगा और क्या बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की सियासत की दिशा बदल देगा? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, बता दें कि मुंबई की सियासत में इन दिनों शांति नहीं, सियासी तूफान है। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, नए गठबंधन जन्म ले रहा है और सियासी बयानों की धार और तेज होती जा रही है। एक तरफ शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे खुलकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी ने ऐसा गठबंधन कर लिया है जिसने चुनावी गणित को पूरी तरह बदल दिया है। बता दें कि सेना भवन से उद्धव ठाकरे का संदेश साफ था, अब लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, पहचान और वफादारी की है। शिव सैनिकों की बैठक में उन्होंने दो टूक कहा है कि बीजेपी ने सालों तक शिवसेना का गलत इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के साथ भी अपने पुराने अनुभव को कड़वे शब्दों में याद किया। उद्धव ठाकरे का कहना था कि इतने वर्षों बाद उन्होंने मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए मनसे के साथ हाथ मिलाया है और यह फैसला भावनात्मक भी है और राजनीतिक भी। तो वही इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी को भी सीधे सीधे संबोधित किया। टिकट को लेकर असंतोष, दल बदल की आशंकाएं और सत्ता के लालच पर उन्होंने शिव सैनिकों को चेताया। उन्होंने कहा है कि जब धनुष्यबाण छीन गया तब मशाल कैसे मिली, यह सोचने की बात है। उनका इशारा साफ था कि संघर्ष में ही पहचान बनती है। उन्होंने शिव सैनिकों से अपील की कि कोई भी पार्टी छोड़कर न जाए, क्योंकि यह वक्त व्यक्तिगत फायदे का नहीं बल्कि सामूहिक भविष्य का है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा तीखा हमला देखने को मिला जब उन्होंने बीजेपी पर शिवसेना को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अगर मुंबई में शिवसेना कमजोर होती है तो यह महाराष्ट्र को निगलने की तैयारी है। उन्होंने साफ कहा है कि महाराष्ट्र की सुरक्षा सिर्फ शिवसेना कर सकती है। यहाँ तक कि खुद को विलेन कहे जाने पर भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे, लेकिन वफादारी बेचने को उन्होंने सबसे बड़ा अपराध बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 16 जनवरी की तारीख याद दिलाई और कहा कि असली जश्न उस दिन दिखना चाहिए जब नतीजे आए। उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवारों की सूची उनका आदेश होगी और टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ना गद्दारी मानी जाएगी। उनका यह बयान सीधे सीधे उन नेताओं के लिए था जो टिकट कटते ही दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं। ऐसे में दोस्तों, अब जरा सियासत के दूसरे मोर्चे पर नजर डालते हैं। कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर ऐसा दाव चला जिसने बीएमसी चुनाव की तस्वीर ही बदल दी।
कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी ने बीएमसी चुनाव में गठबंधन का ऐलान कर दिया है। कुल 227 वार्डों में से वंचित बहुजन आघाड़ी 62 वार्डों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर कांग्रेस अपनी ताकत झोंकेगी। लेकिन यह गठबंधन सिर्फ बीएमसी तक सीमित नहीं रहेगा। जानकारी के मुताबिक यह समझौता महाराष्ट्र की सभी 29 महानगर पालिकाओं में लागू होगा। यानी आने वाले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ मैदान में उतरेगी। यह पहला मौका होगा जब दोनों दल इतने बड़े स्तर पर गठबंधन कर रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने इस गठबंधन को नैसर्गिक करार दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी दोनों संविधानवादी ताकतें हैं और यह लड़ाई सीटों की नहीं, विचारधारा की है। उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर और पंडित नेहरू का जिक्र करते हुए कहा है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, संविधान की रक्षा। तो वही वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से डॉक्टर धैर्यवान पुणकर ने कहा है कि अगर यह गठबंधन 2014 से हो गया होता तो देश की राजनीति की तस्वीर अलग होती। उन्होंने इसे देर आए दुरुस्त आए का उदाहरण बताया और यह साफ किया है कि मुंबई में 62 सीटों पर उनकी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल बड़ा है, बीएमसी चुनाव में असली मुकाबला किन के बीच होगा। एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मराठी अस्मिता वाली जोड़ी, दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे गुट की संगठनात्मक ताकत, और तीसरे मोर्चे पर कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी का नया समीकरण। गठबंधन टिकेंगे या टूटेंगे, वफादारी कायम रहेगी या दल बदल होगा, इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि बीएमसी चुनाव 2026 सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रहेगा, बल्कि यह महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाली सबसे बड़ी सियासी लड़ाई बनने जा रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई की सियासत इस वक्त उबाल पर है और वजह है बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव 2026। बीएमसी, जिसे सत्ता की सेमीफाइनल लड़ाई कहा जाता है, वहां अब गठबंधन, समझौते और चौंकाने वाले ऐलान लगातार सामने आ रहे हैं। महायुति ने मुंबई में अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी सहमति बन चुकी है। 227 में से 207 वार्डों का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो गया। बीजेपी 128 सीटों पर और शिंदे गुट 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बाकी 20 सीटें अब सीधे टॉप लीडरशिप के फैसले पर टिकी है। ऐसे में दर्शकों, कहानी सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। मुंबई के बाहर पिंपरी चिंचवड़ से एक और बड़ा सियासी संकेत सामने आ गया है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। चाचा भतीजे यानी एनसीपी के दोनों गुट एक बार फिर साथ चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। किसान पहचान, विकास की राजनीति और जमीनी मजबूरियों का हवाला देकर अजित पवार ने साफ कर दिया है कि नगर निगम चुनाव में गठबंधन के लिए समीकरण बन रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल बड़ा है, क्या नगर निगम चुनाव 2026 महाराष्ट्र की सियासत की दिशा बदल देंगे? क्या महायुति की एकजुटता विपक्ष के लिए चुनौती बनेगी और क्या चाचा भतीजे की नजदीकी नई राजनीति का संकेत है? जवाब ढूंढेंगे इस हमारे खास रिपोर्ट में। दर्शकों, बता दें कि मुंबई से लेकर पिंपरी चिंचवड़ तक महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त बड़े मोड़ पर खड़ी है। बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी चुनाव 2026 को लेकर महायुति ने अपनी रणनीति लगभग फाइनल कर ली और इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि सत्ता की यह लड़ाई सिर्फ नगर निगम की नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा तय करने वाली सेमीफाइनल मानी जा रही है। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी और शिंदे गुट के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी सहमति बन चुकी है। कुल 227 वार्डों में से 207 वार्डों का बंटवारा तय कर लिया गया है। समझौते के तहत बीजेपी 128 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। शेष 20 वार्ड ऐसे हैं जिस पर अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। यानी यह समझौता महायुति के लिए इसलिए अहम है क्योंकि मुंबई में वोटों का बिखराव रोकना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा था। बीएमसी पर लंबे समय तक शिवसेना का वर्चस्व रहा है
और अब ठाकरे बनाम शिंदे की सीधी टक्कर के बीच बीजेपी एक मजबूत साझेदार के तौर पर मैदान में उतरने जा रही है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने साफ कहा है कि बीजेपी, शिवसेना और महायुति की एक अहम बैठक हो चुकी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जॉइंट रैली, चुनाव प्रचार की दिशा और जमीनी समन्वय पर चर्चा हुई। सीट शेयरिंग पर बनी सहमति को उन्होंने रणनीतिक रूप से मजबूत फैसला बताया। साटम के मुताबिक बाकी 20 वार्डों पर जल्द ही वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा के बाद फैसला होगा। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाली ने भी इस समझौते की पुष्टि करते हुए कहा है कि बीजेपी 128 और शिवसेना 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने संकेत दिए हैं कि जिन सीटों पर फैसला बाकी है वह स्थानीय समीकरण, गठबंधन की ताकत और जीत की संभावना को ध्यान में रखा जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यही 20 वार्ड असली पावर सीट्स होंगी, जहां मोलभाव और रणनीति दोनों निर्णायक साबित होंगी। तो वही दर्शकों, अब नजर डालते हैं मुंबई से बाहर की तस्वीर पर, जहां पिंपरी चिंचवड नगर निगम को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा बयान महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। अजित पवार ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी एनसीपी यानी घड़ी गुट इस नगर निगम चुनाव में शरद पवार की पार्टी तुतारी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अजित पवार का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि यह चाचा भतीजे के रिश्तों में सियासी नरमी का संकेत देता है। उन्होंने कहा है कि कोई समस्या नहीं है। पिंपरी चिंचवड में आमतौर पर एनसीपी, घड़ी और तुतारी एक साथ चुनाव का सामना करते हैं। ऐसे में दर्शकों, तो आखिर क्यों साथ आ रहे हैं चाचा भतीजे, ये भी जानते हैं। ऐसे में इस पर अजित पवार ने एक भावनात्मक और राजनीतिक दोनों तरह की वजह गिनाई। उन्होंने कहा है कि हम में से बहुत लोग किसान हैं, किसान ही हमारी असली पहचान है। महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए कभी कभी कुछ बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। उनके इस बयान को राजनीतिक मजबूरी और जमीनी हकीकत दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में दर्शकों, अजित पवार ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि 2 दिन में सब साफ हो जाएगा। सीटों के बंटवारे को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सभी नेता बैठ चुके हैं, चर्चा हो चुकी है और कुछ बदलाव के साथ बंटवारा लगभग तय है। उन्होंने कहा है कि 2 दिनों में तस्वीर सामने आएगी। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि लोग किसी भी झूठे वादे, दबाव या दादागिरी में न आए। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जा रही है। एक तरफ मुंबई में बीजेपी शिंदे गुट पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रहा है, दूसरी तरफ पिंपरी चिंचवड में एनसीपी के दोनों गुट साथ आने के संकेत दे रहे हैं। यह साफ है कि नगर निगम चुनाव अब सिर्फ स्थानीय प्रशासन की लड़ाई नहीं रहे, बल्कि 2029 की सियासत का ट्रेलर बन चुके हैं। बीएमसी हो या पिंपरी चिंचवड, हर सीट, हर वार्ड और हर गठबंधन आने वाले विधानसभा और लोकसभा समीकरणों की बुनियाद रखने वाला है। अब सबकी निगाहें अगले 2 दिनों पर टिकी है, जब सीटों का पूरा खाका सामने आएगा और महाराष्ट्र की सियासत की अगली चाल साफ नजर आएगी। ऐसे में दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आंकड़े भी बोल रहे हैं और सियासत भी करवट ले रही है। एक तरफ चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया ने यूपी की वोटर लिस्ट की तस्वीर ही बदल दी है, तो दूसरी तरफ इसी बदलाव ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। आयोग के मुताबिक अब तक 2,79,00,000 नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं और साफ कर दिया गया है कि 31 तारीख को इसका फाइनल ड्राफ्ट आएगा। अब न समय बढ़ेगा न राहत मिलेगी। ऐसे में इन आंकड़ों ने विपक्ष को हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरी प्रक्रिया को सीधे बीजेपी की सियासी गणित से जोड़ते हुए दावा किया है कि इससे सत्ताधारी दल को हर सीट पर औसतन 61,000 वोटों का नुकसान हो सकता है। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है या आने वाले चुनाव की जमीन पहले ही तैयार की जा चुकी है। और इसी बड़े राजनीतिक बैकड्रॉप में मऊ की घोसी विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। उपचुनाव की तारीख भले ही तय न हो, लेकिन सपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सहानुभूति, विरासत और सत्ता की प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर है। तो क्या SIR से शुरू हुई कहानी घोसी के मैदान में सत्ता का संकेत देगी
यूपी की सियासत में आज हर जवाब एक नए सवाल को जन्म दे रहा है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त दो अलग अलग घटनाओं के बीच एक ही दूरी पर घूमती दिख रही है। एक तरफ चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और दूसरी तरफ मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव की आहट। देखने में ये दो अलग खबरें हैं, लेकिन राजनीतिक जमीन पर दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ चुकी है। बता दें कि चुनाव आयोग से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब तक 2,79,00,000 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। आयोग ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस प्रक्रिया की समय सीमा में अब कोई ढील नहीं दी जाएगी और 31 तारीख को इसका फाइनल ड्राफ्ट जारी होगा। यानी अब जो छूटा वो छूटा। बता दें कि आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। सबसे ज्यादा नाम लखनऊ और गाजियाबाद से काटे गए हैं, जो कुल कटे मतदाताओं का करीब 30% हिस्सा है। वहीं पिछले 14 दिनों में एसआईआर के तहत सिर्फ 2 लाख नए नाम ही जोड़े जा सके हैं। सियासी गलियारों में इसी प्रक्रिया की सख्ती से ज़्यादा इसके राजनीतिक असर के चश्मे से देखा जा रहा है और यही से एंट्री होती है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश ने इस पूरे मुद्दे को सीधे सत्ता के राजनीतिक गणित से जोड़ दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यूपी बीजेपी में जो अंदरूनी घमासान दिख रहा है उसकी असली वजह एसआईआर प्रक्रिया है। अखिलेश के मुताबिक खुद मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर अगर मान लिया जाए कि कटे वोटरों में से 85 से 90% बीजेपी के वोटर थे तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। दर्शकों, जानकारी दे कि अखिलेश ने बाकायदा कैलकुलेटर निकालते हुए लिखा है अगर 2.79 करोड़ का 85% भी माना जाए तो ये संख्या करीब 2,45,00,000 बैठती है और अगर इसे यूपी की 403 विधानसभा सीटों में बराबर बांट दिए जाए तो औसतन हर सीट पर करीब 61,000 वोट कम हो जाते हैं। अखिलेश ने सीधा तंज कसते हुए कहा है कि ऐसे में बीजेपी हर सीट पर आनुपातिक रूप से 61,000 वोट कम पाएगी और सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में बीजेपी सरकार क्या बनाएगी, दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। तो वही दर्शकों, अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी विधायकों की हालिया बैठकों को खासकर ब्राह्मण विधायकों की बैठकों पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि पार्टी के भीतर असंतोष अब खुलकर सामने आ चुका है। आरोप प्रत्यारोप, नोटिस, अलग अलग बैठकें। अखिलेश के मुताबिक ये विधायक इसलिए बेचैन हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सरकार, संगठन और सहयोगी दल कोई भी उनकी सुन नहीं रहा है और अब जब चुनाव से पहले कामकाज के आधार पर सर्वे होंगे तो यही विधायक फेल साबित होंगे। दर्शकों, अखिलेश ने इस पूरी तस्वीर को भाजपाई एसआईआर बताते हुए दावा किया है कि बीजेपी ने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा है और अब उसी में गिरती नजर आ रही है। उन्होंने पीडीए की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा है कि आने वाला दौर बीजेपी के पीड़ा राज का अंत करेगा। इसी बड़े राजनीतिक बैकड्रॉप के बीच मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है। सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह सीट रिक्त हुई है। भले ही चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की हो, लेकिन सपा ने सियासी चाल चलते हुए दिवंगत विधायक के बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मूड बताने वाला मुकाबला माना जा रहा है। सपा या सहानुभूति कार्ड के साथ उतर चुकी है। याद दिला दे कि 2022 में इसी सीट पर सपा के दारा सिंह चौहान ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था और 2023 के उपचुनाव में सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 42,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। अब निगाहें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की रणनीति पर है। बीजेपी नए चेहरे के साथ उतरेगी या पुराने दावेदार को फिर मैदान में उतारेगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। सुबह प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी इस सीट को लेकर बीजेपी नेतृत्व से बातचीत की बात कह रहे हैं। कांग्रेस और बसपा भले मुख्य मुकाबले में नहीं हो, लेकिन वोट कटवाने की भूमिका अहम हो सकती है। घोसी में भावनाओं का भी बड़ा खेल है। 4 बार विधायक रह चुके सुधाकर सिंह का लंबा राजनीतिक सफर और उनका निधन इस चुनाव को भावनात्मक रंग दे रहा है। सुजीत सिंह खुद कह रहे हैं कि पिता के बाद घोसी की जनता ही उनका सबसे बड़ा सहारा है। कुल मिलाकर एक तरफ एसआईआर के जरिए बदली हुई वोटर लिस्ट, दूसरी तरफ घोसी का सियासी आंकड़ा। यूपी की राजनीति में ये दोनों घटनाएं मिलकर आने वाले चुनावी नैरेटिव की पटकथा लिखती दिख रही है।
सवाल सिर्फ यही है, क्या ये पटकथा सत्ता परिवर्तन की कहानी बनेगी या फिर सत्ता इसे अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब होगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, सियासी शतरंज की चालें और तेज होती जा रही है। एक तरफ महायुति गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर आखिरी मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ AIMIM ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी मैदान में सीधी एंट्री मार दी है। ठाणे और कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन 227 सीटों वाली मुंबई महानगर पालिका यानी BMC अब भी महायुति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किस वार्ड पर किसका दावा होगा और क्या गठबंधन बिना टूटे आखिरी लाइन तक पहुंच पाएगा, इन सवालों पर आज की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इसी बीच AIMIM की रणनीतिक चाल ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। मानखुर्द, शिवाजी नगर से लेकर अहमदनगर, लातूर और परभनी तक उम्मीदवारों की घोषणा ने साफ कर दिया है कि 2026 के निकाय चुनाव में त्रिकोणीय और कहीं कहीं बहुकोणीय मुकाबला तय है। तो क्या BMC में महायुति की गांठ सुलझेगी और क्या AIMIM बिगाड़ेगी बड़े दलों का गणित? इन्हीं सवालों के साथ देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, बता दें कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, सियासी गलियारों में हलचल और तेज होती जा रही है। एक तरफ महायुति गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर आखिरी जोड़ घटाव चल रहा है, तो दूसरी तरफ AIMIM ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। यानी 2026 का BMC चुनाव अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक रणभूमि बन चुका है। बता दें कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। देर रात तक चली बातचीत में ठाणे और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ठाणे में शिवसेना को बड़ी पार्टी की भूमिका देने पर बीजेपी राजी होती दिख रही है। स्थानीय समीकरण, जातीय गणित और संगठनात्मक ताकत तीनों पर मंथन पूरा हो चुका है। आज यानी 27 दिसंबर को होने वाली आखिरी बैठक में इस सहमति को औपचारिक रूप दिए जाने की संभावना है। संकेत साफ है कि ठाणे और कल्याण डोंबिवली में महायुति बिना किसी बड़े विवाद के एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में 227 सीटों वाली बृहन्मुंबई महानगर पालिका, जहां हर वार्ड सत्ता की चाबी माना जाता है, यहीं पर महायुति की एकता सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रही है। शिवसेना 95 से 100 सीटों की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी 85 सीटों से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं दिख रही है। अब तक की बातचीत में 87 सीटों पर शिवसेना को मनाने का फॉर्मूला सामने आया है। इस प्रस्ताव के तहत बीजेपी 140 और शिवसेना 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी उन वार्डों पर भी दावा ठोक रही है जहां शिवसेना के मौजूदा पार्षद है। यही वजह है कि BMC सीट शेयरिंग का मामला अब भी अटका हुआ है और गठबंधन के भीतर तनाव खुलकर सामने आ गया है। दर्शकों, जानकारी दे कि मुंबई के बांद्रा स्थित रंग शारदा में महायुति के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई। यहीं पर तय होगा कि BMC में समझौता होगा या खींचतान और बढ़ेगी। सूत्रों का कहना है कि आज देर शाम या कल तक सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। इसके बाद सोमवार से बीजेपी और शिवसेना अपने अपने उम्मीदवारों को AB फॉर्म बांटना शुरू कर देगी। यानी तस्वीर अब धुंधली नहीं बल्कि लगभग साफ हो चुकी है। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर AIMIM ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर AIMIM ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर घोषित इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। ये सभी उम्मीदवार मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग वार्डों से मैदान में उतारे गए हैं। ऐसे में दर्शकों, AIMIM ने संदेश साफ दिया है कि पार्टी सामाजिक संतुलन और जमीनी पकड़ के साथ चुनाव में उतर रही है। बता दें कि BMC ही नहीं, राज्य भर में AIMIM की तैयारी जोरों पर है। अहमदनगर, लातूर और परभनी जैसे जिलों में भी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए।
इससे साफ है कि AIMIM महाराष्ट्र के निकाय चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं है और वह राज्य स्तर पर अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करना चाहती है। ऐसे में दर्शकों, अब नजर चुनावी कैलेंडर पर डाले तो नामांकन की प्रक्रिया 23 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक चलेगी। 31 दिसंबर को स्क्रूटनी होगी, 2 जनवरी को नाम वापसी, 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह और अंतिम सूची जारी होगी। 15 जनवरी 2026 को मतदान होगा और 16 जनवरी को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ महायुति के भीतर सत्ता का गणित सुलझाने की कोशिश, दूसरी तरफ AIMIM जैसी पार्टियों की आक्रामक एंट्री। BMC चुनाव 2026 अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सियासत की दिशा तय करने वाला महासंग्राम बन चुका है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। BMC चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी रणनीतियों की परतें खुलती जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो बिना किसी गठबंधन के दम पर सीधे मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है और उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर चुनावी मोड में आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना UBD के साथ गठबंधन की संभावना को टटोल रही है। ऐसे में दर्शकों, आज BMC की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि तैयारी बनाम बातचीत की हो चुकी है। आपका दावा है कि जहां बाकी दल आपसी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप में उलझे हैं, वही वह काम की राजनीति के एजेंडे के साथ जनता के बीच जाने को तैयार है। दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि संवाद जारी है, गठबंधन की जमीन तैयार की जा रही है और सामाजिक संतुलन के साथ चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। तो सवाल यही है, क्या अकेले चुनाव लड़ने का दाव आम आदमी पार्टी को मुंबई में मजबूती देगा या फिर गठबंधन की सियासत कांग्रेस और उसके सहयोगियों को BMC की कुर्सी तक पहुंचाने में कामयाब होगी? BMC चुनाव के इस सियासी संग्राम की पूरी तस्वीर अब हम इस खबर में जानते हैं। दर्शकों, बता दें कि मुंबई की सियासत में BMC चुनाव की रणबेरी बज चुकी है, लेकिन मैदान में उतरने से पहले ही दलों के बीच अलग अलग रणनीतियों की तस्वीर साफ दिखाई देने लगी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो उम्मीदवारों की सूची पर सूची जारी कर चुनावी मोड में पूरी तरह आ चुकी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच गठबंधन की बातचीत अभी भी मीटिंग टेबल पर चल रही है। यानी मुंबई की राजनीति इस वक्त तैयारी बनाम बातचीत के दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। गुरुवार 25 दिसंबर को आम आदमी पार्टी ने BMC चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इस दूसरी लिस्ट में 15 नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। इसके साथ ही आप अब तक कुल 36 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, जबकि BMC में कुल 227 सीटों पर चुनाव होना है। तो वही पार्टी पहले ही यह साफ कर चुकी है कि वह मुंबई महानगर पालिका की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। ऐसे में दर्शकों, मुंबई आप की अध्यक्ष प्रीति मेनन ने इस मौके पर सीधे सीधे बाकी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जहां BJP, कांग्रेस, 2 शिवसेनाएं और 2 NCP अब तक एक भी उम्मीदवार सूची तय नहीं कर पाई, वही आम आदमी पार्टी 36 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। प्रीति मेनन ने इसे काम की राजनीति बनाम सत्ता की राजनीति की लड़ाई बताया है। ऐसे में ठाकरे बंधुओं के गठबंधन और BJP नेताओं की बयानबाजी पर भी आम आदमी पार्टी ने तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रीति मेनन ने कहा है कि आज मुंबई की जनता ने सिर्फ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और BJP नेता आशीष शेलार को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए देखा। कांग्रेस हमेशा की तरह परिदृश्य से गायब नजर आई। उनका आरोप है कि मौजूदा सभी पार्टियां यथास्थिति की लाभार्थी रही है और चाहे सत्ता में रहकर या विपक्ष में मिलीभगत करके सभी ने BMC को लूटा है। तो वही इसके साथ ही आप नेता ने आगे कहा है कि इन पार्टियों के पास जनता को दिखाने के लिए कोई ठोस काम नहीं है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की रणनीति अपनाई जा रही है। वही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की काम की राजनीति के एजेंडे के साथ मैदान में उतर चुकी है और 2 सूची जारी कर अपनी तैयारी साबित कर चुकी है। ऐसे में दर्शकों, अब दूसरी तरफ नजर डालें तो कांग्रेस की रणनीति जहां थोड़ी तस्वीर अलग है।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने गुरुवार को संकेत दिए कि पार्टी आगामी महानगर पालिका चुनाव के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी यानी प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के साथ गठबंधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। दादर में तिलक भवन में हुई कांग्रेस की राज्य चुनाव समिति की बैठक के बाद सकपाल ने कहा है कि दोनों दलों के स्थानीय नेतृत्व को गठबंधन पर फैसले लेने के लिए अधिकृत किया गया है। सकपाल का कहना है कि कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं के बीच संवाद अच्छा है और गठबंधन को संभव बनाने के लिए गंभीर प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि दोनों पक्षों में गठबंधन की प्रबल इच्छा है और बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे में दर्शकों, तिलक भवन में हुई इस अहम बैठक में मुंबई को छोड़कर राज्य की 28 महानगर पालिकाओं के लिए उम्मीदवार चयन पर चर्चा हुई। यह चयन जिला कांग्रेस समितियों के सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सामाजिक प्रतिनिधित्व और चुनाव प्रबंधक की रणनीति को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो वही दर्शकों, इस बैठक में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, सुशील कुमार शिंदे और कई वरिष्ठ नेता व पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। सकपाल ने बताया कि जैसे ही 15 दिसंबर को महानगर पालिका चुनाव का कार्यक्रम घोषित होगा, कांग्रेस ने तुरंत अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी थी। सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी ही नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के साथ भी कांग्रेस की बातचीत जारी है। सकपाल ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और संवाद की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे खुद बीएमसी गठबंधन वार्ता में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं। कांग्रेस सचिव यूबी वेंकटेश को वंचित बहुजन आघाड़ी से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में दर्शकों, गौरतलब है कि मुंबई समेत राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा और मतगणना अगले ही दिन की जाएगी। ऐसे में एक तरफ आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा कर मैदान में बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके संभावित सहयोगी दल अभी भी गठबंधन की बिसात बिछाने में जुटे हैं। बीएमसी चुनाव की यह सियासी जंग अब सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि रणनीति, तैयारी और जनता के भरोसे की भी बन चुकी है। सवाल यही है, क्या काम की राजनीति का दावा करने वाली आप बाजी मारेगी या गठबंधन की गणित से कांग्रेस और उसके सहयोगी मुंबई की सत्ता में वापसी की राह तलाश पाएंगे? फैसला अब मुंबई की जनता के हाथ में है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ सकता है। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं की राजनीति ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश का ध्यान मुंबई पर टिका दिया है। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आए। 24 दिसंबर को गठबंधन का ऐलान किया और अब इस गठबंधन की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है, सीट बंटवारे से। दर्शकों, सूत्रों के मुताबिक दादर का अहम वार्ड नंबर 192 मनसे के खाते में चला गया है, जबकि वार्ड नंबर 194 शिवसेना यूबीटी के पास रहेगा। यानी गठबंधन की गाड़ी सिर्फ चली ही नहीं, बल्कि अब रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन इस रफ्तार के साथ ही सियासी झटके भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 192 को लेकर शिवसेना यूबीटी के अंदर ही नाराजगी की आवाज़ें उठने लगी है। इधर राज ठाकरे की ओर से पहला उम्मीदवार तय होने की चर्चा है, तो उधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस गठबंधन पर तीखा हमला बोल दिया है। मराठी मानूस पर एकजुट हुए ठाकरे बंधु सत्ता की राजनीति में किस दिशा में जाएंगे, ये सवाल अब हर गली हर चौक पर गूंज रहा है। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं, बल्कि मुंबई की सत्ता और महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा मुकाबला बन चुका है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मुंबई एक शहर, एक सत्ता और अब एक नई सियासी कहानी। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं की टूटी राहें अब एक मोड़ पर आकर मिल चुकी है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दो नाम दो दल, लेकिन दावा एक, मराठी मानुस और मुंबई की सत्ता। 24 दिसंबर को गठबंधन का ऐलान हुआ और अब इस गठबंधन की पहली असली तस्वीर सामने आ गई है, सीट बंटवारे की। दर्शकों, बता दें कि दादर के दिल में स्थित मुंबई महानगर पालिका का वार्ड नंबर 192 अब राज ठाकरे की पार्टी मनसे के खाते में चला गया। वही वार्ड नंबर 194 उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के पास रहेगा। यानी अब गठबंधन की गाड़ी सही पटरी पर आ चुकी है। खास बात यह है कि 192 को लेकर राज ठाकरे ने कदम और आगे बढ़ा
दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सीट से यशवंत किल्लेदार को मनसे का उम्मीदवार बनाए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर ऐसा होता है तो यह बीएमसी चुनाव 2026 के लिए राज ठाकरे की ओर से पहला आधिकारिक उम्मीदवार माना जाएगा। ऐसे में दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि साल 2017 के बीएमसी चुनाव में इस वार्ड 192 से अविभाजित शिवसेना की प्रीति पाटनकर विजयी हुई थी। अब वही सीट मनसे को सौंपे जाने से सियासत का तापमान अचानक बढ़ गया है। मुंबई की महानगर पालिका देश की सबसे अमीर नगर निकाय, जहां 227 वार्ड, हजारों करोड़ का बजट और सत्ता की असली चाबी दांव पर है। 15 जनवरी 2026 को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे, यानी फैसला अब दूर नहीं दर्शकों। लेकिन हर गठबंधन के साथ असहमति भी चलती है। वार्ड नंबर 192 मनसे को दिए जाने से शिवसेना यूपीटी के अंदर नाराजगी की चिंगारी साफ दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय शिवसैनिक और पदाधिकारी इस फैसले के खिलाफ मातोश्री जाने की तैयारी में है। पूर्व नगर सेवक प्रकाश पाटनकर भी कार्यकर्ताओं के साथ उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। सवाल ये है, क्या गठबंधन की मजबूती के लिए उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी नजरअंदाज करेंगे? ऐसे में दर्शकों, अगर देखा जाए तो 2017 के बीएमसी चुनाव की बात करें तो तस्वीर कुछ ऐसी थी, जहां शिवसेना के 84, बीजेपी के 82, कांग्रेस के 31, एनसीपी के 9 और मनसे के 7 पार्षद बीएमसी में चुनकर आए थे। तो वही दर्शकों, आज हालात पूरी तरह बदले हुए हैं। शिवसेना 2 हिस्सों में बटी हुई है, एनसीपी के भी 2 गुट है और अब ठाकरे बंधु फिर एक मंच पर है। यानी 2026 का बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर सेवकों का नहीं, सियासी अस्तित्व की लड़ाई बनने वाला है। तो वही दर्शकों, खबर में आगे जानते हैं कि इस बीच ठाकरे गठबंधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा हमला बोला है। न्यूज़ एजेंसी एनआई से बातचीत में सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को कड़ी नसीहत दी है। फडणवीस बोले हैं कि सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे ने ऐसे लोगों को प्रवेश दिया है जो देश विरोधी और धर्म विरोधी है। मानवता विरोधी काम करने वालों को सिर्फ वोटों के तुष्टीकरण के लिए साथ लाना गलत है। जनता इसका जवाब देगी। यानी बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी ने भी आक्रामक मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में ठाकरे भाइयों ने 24 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि यह गठबंधन मुंबई और मराठी मानुष के लिए है। उद्धव ठाकरे ने दिल्ली पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुंबई को लूटने वाले आज दिल्ली में बैठे हैं। राज ठाकरे ने भी दावा किया है कि अब कोई मराठी भाषा और मराठी लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। तो दर्शकों, तस्वीर साफ है। एक तरफ ठाकरे बंधुओं की एकजुटता, दूसरी तरफ गठबंधन के भीतर नाराजगी और सामने खड़ी बीजेपी की तीखी चुनौती। बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं, यह मुंबई की आत्मा, मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र की सियासत की दिशा तय करने वाला मुकाबला बन चुकी है। देखना ये होगा कि क्या ठाकरे बंधुओं की जोड़ी मुंबई की सत्ता पर फिर से कब्जा कर पाएगी या फिर जनता कोई नया फैसला सुनाएगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मुंबई के बीएमसी चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उसका शोर अभी से सबसे तेज सुनाई देने लगा है। मराठी अस्मिता, सत्ता की दावेदारी और पारिवारिक राजनीति, तीनों मुद्दे एक साथ सियासी मंच पर टकरा गए हैं। एक तरफ ठाकरे बंधुओं की नज़दीकी ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी खेमे में बयानबाजी और जवाबी हमले तेज हो गए हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के उस बयान ने सियासी आग में घी डाल दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और वह हमारा होगा। इस ऐलान के बाद सत्ता पक्ष बिफर उठा। मंत्री संजय सिरसाट ने राज ठाकरे पर ऐसा हमला बोल दिया, जिसने बयान को राजनीतिक बहस से निकालकर निजी विश्वसनीयता के सवाल तक पहुंचा दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे जैसे नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे टिकट की जंग भी तेज हो गई है। छत्रपति संभाजी नगर से लेकर कोल्हापुर और पिंपरी चिंचवड़ तक नेताओं के बेटे, बेटी, पत्नी और रिश्तेदार चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। सवाल साफ है, क्या यह चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर सत्ता की विरासत परिवारों में बटेगी? बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त 2 मोर्चों पर सुलग रही है, बयानबाजी भी और वंशवाद भी। और इसी सियासी घमासान की पूरी तस्वीर लेकर हम आपके सामने आए हैं। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मुंबई के बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उसका तापमान
अभी से चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ मराठी मेयर को लेकर बयानबाजी तो दूसरी तरफ टिकट बंटवारे से पहले ही परिवार बनाम पार्टी की सियासत खुलकर सामने आ गई है। कुल मिलाकर 2026 के नगर निगम चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मुद्दों से ज्यादा चेहरे और परिवार चर्चा में हैं। ऐसे में दर्शकों, सबसे पहले बात उस बयान की करते हैं जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था, मुंबई का मेयर मराठी होगा और वह हमारा होगा। इस एक वाक्य ने सत्ताधारी खेमे में हलचल मचा दी है। बयान को मराठी अस्मिता, सत्ता की दावेदारी और आने वाले गठबंधन की झलक तीनों के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में दर्शकों, राज ठाकरे का यह दावा सत्ताधारी महायुति को रास नहीं आया। शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता और मंत्री संजय शिरसाट ने राज ठाकरे पर बेहद तीखा हमला बोल दिया है। शिरसाट ने कहा है कि उन्हें राज ठाकरे की बयानबाजी पर हैरानी होती है। उनका तंज सीधा निजी जीवन तक जा पहुंचा। उन्होंने कहा, जो अपने बच्चे नहीं संभाल सकते वे महाराष्ट्र और मुंबई संभालने निकले हैं। बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी नीतियां और विचार उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वे अलग रह रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, शिरसाट का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक पलटवार नहीं बल्कि राज ठाकरे की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सीधा सवाल माना जा रहा है। सत्ता पक्ष का यह संदेश साफ है, मराठी मेयर का दावा करना आसान है, लेकिन सत्ता का गणित बयान से नहीं संगठन और संख्या से तय होता है। तो वही इस बीच ठाकरे बंधुओं की नज़दीकी ने विपक्षी खेमे में नई उम्मीद तो जगाई है, लेकिन सत्ताधारी दलों ने भी कमर कस ली है और यही से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, नगर निगम चुनाव में पारिवारिक राजनीति। दर्शकों, बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर से लेकर कोल्हापुर और पिंपरी चिंचवड़ तक टिकट से पहले ही रिश्तों की लंबी फेहरिस्त सामने आ चुकी है। महायुति के बैनर तले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही बीजेपी और शिंदे गुट में करीब 2000 इच्छुक उम्मीदवार कतार में खड़े हैं, लेकिन इन दावेदारों में बड़ी संख्या नेताओं के बेटे बेटियां और पत्नी रिश्तेदारों की है। छत्रपति संभाजी नगर में तस्वीर और भी साफ है। पालक मंत्री संजय सिरसाट खुद अपने बेटे सिद्धांत और बेटी हर्षदा के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। विधायक प्रदीप जायसवाल ने बेटे ऋषिकेश को आगे कर दिया है। पूर्व विधायक किशन चंद तनवानी बेटे और भाई दोनों के लिए टिकट चाहते हैं। इसके साथ ही पूर्व महापौर नंदू घोडेले और विकास जैन खुद और पत्नी दोनों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में हैं। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी में भी हालात अलग नहीं। सांसद भागवत कराड़ अपने बेटे हर्षवर्धन और बहन उज्ज्वला दहीफड़े के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। विधायक नारायण कुचे पत्नी शीतल के लिए दावेदारी ठोक चुके हैं, तो वही विधायक संजय केनेकर बेटे हर्षवर्धन को मैदान में उतारना चाहते हैं। यहाँ तक कि गुजरात के मंत्री CR पाटिल की बेटी धर्मिष्ठा चौहान भी इस दौड़ में बताई जा रही है। ऐसे में दर्शकों, उधर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी पारिवारिक राजनीति से अछूती नहीं है। नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे भाई राजेंद्र दानवे के लिए टिकट चाहते हैं। पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे बेटे ऋषिकेश और भतीजे सचिन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वही AIMIM नेता इम्तियाज जलील के बेटे बिलाल के चुनाव लड़ने की चर्चा भी सियासी गलियारों में तेज है। तो वही दर्शकों, कोल्हापुर में भी बीजेपी सांसद धनंजय महाडिक के बेटे कृष्णराज महाडिक के चुनाव लड़ने की संभावना है। पिंपरी चिंचवड़ में विधानसभा उपाध्यक्ष अन्ना बनसोड़े के बेटे, सांसद श्रीरंग बारने के बेटे और भतीजे कई विधायक अपने परिवारजनों के लिए टिकट पक्का कराने में जुटे हैं। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ मराठी पहचान और मेयर की कुर्सी को लेकर सियासी बयानबाजी, तो वही दूसरी तरफ टिकट के खेल में परिवारों की दावेदारी। सवाल यही है, क्या 2026 के नगर निगम चुनाव मुद्दों पर लड़े जाएंगे या वंशवाद की बिसात पर? ठाकरे बंधुओं की जोड़ी सियासत को नया मोड़ दे रही है। वही महायुति के भीतर परिवारवाद की गूंज पार्टी नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, बयान और दावेदारी दोनों और तीखे होंगे। फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिन और भी ज़्यादा गर्म रहने वाले हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।